Today we are going to discuss about the justificability and amendability of fundamental rights, that is Article 13. Article 13, Indian Constitution, it's a supreme law of the land. Article 13 investigates supremacy of the Constitution. It says that Constitution is supreme, and according to Article 13 of the Constitution, law inconsistent with or in derogation of the fundamental rights are void. Means Article 13 क्या बोलता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, उस लॉ को कैसा ट्रीट किया जाएगा? वॉइड ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो आर्टिकल 13 बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मींस यहां पर अगर अपन देखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री लॉ एंड पोस्ट लॉ। प्री लॉ मीन्स व्हाट? जो प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपना इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950, उसके पहले अगर कोई लॉ थे तो दे आर क्लासिफाइड एज अ प्री लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर कोई लॉ अगर इंडिया में बनते हैं तो दे आर क्लासिफाइड एज अ पोस्ट लॉ। तो आर्टिकल 13 दो बेसिकली पार्ट में डिवाइडेड है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 and Article 13 subclause 2, pre-law and post-law. So what do you mean by pre-law? Article 13 subclause 1 declared that all law in force in the territory of India immediately before the commencement of the Indian Constitution shall be void to the extent which they are inconsistent with the fundamental rights under Part 3 of the Constitution. अपनी फंडामेंटल राइट्स कहां पर डिफाइंड है? अपनी फंडामेंटल राइट्स जो डिफाइंड है वो पार्ट 3 में डिफाइंड है। तो कोई भी लॉ, मतलब प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो लॉ कैसा ट्रीट किया जाएगा? इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड और इनकंसिस्टेंट, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। इसी तरीके से आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 prohibit state to make law which take away or abridge right or conferred by the part 3 of the constitution। मतलब पुराना लॉ कोई इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, प्लस फ्यूचर में भी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करेगा या आपकी फंडामेंटल राइट को नेगेटिव सेंस में अफेक्ट करेगा। इट मींस इफ द स्टेट मेक्स सच अ लॉ it become ultra virus and void to the extent of the contravention। और लॉ को उस एक्सटेंट तक कैसा किया ट्रीट किया जाएगा? void ट्रीट किया जाएगा। तब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको डिफाइन की हुई है जो जनरली बहुत रेयर एक्ट्स में डिफाइन है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? क्योंकि अपन देख रहे प्री लॉ एंड पोस्ट लॉज, तो ये लॉज में क्या क्या कवर होंगे? तो इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 अगर देखेंगे तो वो लॉ डिफाइन करता है कि लॉ मींस व्हाट। तो फिर अपन क्लासिफाइड कर पाएंगे कि प्री लॉ क्या है एंड पोस्ट लॉ क्या है। इन द आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मींस स्पेशल पावर व्हिच इज derived to the president or the governor to make rules in the absence of the legislative body। तो अगर लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द सेंटर एंड गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज करके लॉ बना सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी। एनी ऑर्डर, कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो कोई भी रूल, ऑर्डर, बायलॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज जो इंडियन टेरिटरी में लॉ इन फोर्स है तो दे आर क्लासिफाइड एज अ लॉ। लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब मींस लेजिस्लेचर ने बनाया होगा, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अपन ने लेजिस्लेचर को पावर दी थी लॉ बनाने की। उसके पहले भी अगर लॉ बने होंगे तो कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने लॉ बनाया होगा तो वो लॉ कैसा है? लॉ इन फोर्स माना जाएगा। कब तक?
before the commencement of this constitution and not previously replaced, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be in the operation either at all or in the particular area. मतलब कोई भी लॉ जिसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है, मतलब एज इट इज आज भी वो चीज एप्लीकेबल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी एप्लीकेबल थी और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी एप्लीकेबल है, तो वो क्या माना जाएगा, लॉ इन फोर्स माना जाएगा। तो अगर आप जैसे देखेंगे तो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये सभी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी इनको रिप्लेस नहीं किया गया, कोई नया लॉ नहीं बनाया गया जो इनको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मींस ये क्या है, आज भी लॉ इन फोर्स रहेंगे। यहां पर कुछ डॉक्ट्रिन्स डिफाइन किए हैं आपको आर्टिकल 13 में। In the view of provision enshrined in the Article 13 of the Constitution, the following doctrines has been formulated: doctrine of severability, doctrine of eclipse, doctrine of prospective overruling and doctrine of acquiescence. Doctrine of severability, कोई लॉ अगर इनएक्टिव है या अगर फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, उसको सेबरल कर सकते हो। अगर वो लॉ सेबरल हो सकता है, सेबरल मतलब उस लॉ को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट जो आपका इनकंसिस्टेंट रहेगा और दूसरा पार्ट जो आपका कंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट पार्ट को अपन कैसा ट्रीट करेंगे, वाइड, और कंसिस्टेंट पार्ट कैसा रहेगा, वैलिड। बट ये कब पॉसिबल है, अगर आप उस लॉ को सेवरल कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, और सेवरल करने के बाद ये जो कंसिस्टेंट पार्ट है ये लॉ मेकर के इंटेंशन को अगर फुलफिल कर रहा है, मतलब लॉ मेकर ने वो लॉ जिस इंटेंशन से बनाया था वो इंटेंशन अगर अभी भी फुलफिल हो रहा है तो ये कंसिस्टेंट पार्ट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एंड इनकंसिस्टेंट पार्ट को अपन क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। So that is doctrine of severability. Doctrine of eclipse. Doctrine of eclipse says कि लॉ को void और हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत नहीं है, आप उस लॉ को क्या कर सकते हो, एज एन डॉर्मेंट मोड में डाल सकते हो। डॉर्मेंट मोड मतलब अपन ने उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव कर दिया दैट डज नॉट मीन कि आपका वो लॉ पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो वो लॉ फॉर अ टाइम पीरियड एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप उस लॉ में अमेंडमेंट करके उसको वापस से विद द फंडामेंटल राइट अगर कंसिस्टेंट बना सकते हो तो वो लॉ वापस से क्या हो जाएगा, एक्टिव लॉ हो जाएगा। तो जब तक वो एक्टिव नहीं है, जब तक वो फंडामेंटल राइट के साथ में कंसिस्टेंट नहीं है, तब तक उस लॉ को कैसा कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा। मींस कॉन्स्टिट्यूशनल उसको क्या कर लेगा, छुपा लेगा, शैडो कर लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपने एम्बिट में छुपा लेगा और वो लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा फॉर द टाइम पीरियड। तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, सम लॉज मेड बाय द जुडिशरी व्हिच इज कॉल्ड प्रीसीडेंट। लॉ मेकर के अलावा भी लॉ बनाए जाते हैं और वो पावर अपने पास में जो दी हुई है वो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को। जुडिशरी के पास स्पेशल पावर और है, अगर किसी सब्जेक्ट मैटर पर कोई लॉ नहीं है और जुडिशरी को लगता है कि ये सब्जेक्ट मैटर पे अगर रूल बनाना चाहिए तो जुडिशरी सब्जेक्ट मैटर पर अपना डिसीजन देगी एंड दैट डिसीजन विल बी ट्रीटेड एज अ लॉ इन फ्यूचर फॉर सिमिलर केसेस। अगर सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर केस फ्यूचर में अराइज होगा तो जुडिशरी क्या करेगी, पुराने डिसीजन को फॉलो करके उसी के बेसिस पर नए डिसीजन को क्या करेगी, डिफाइन करेगी। तो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग कॉमनली एक्नॉलेज दैट व्हेन अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इज मेड, तो जब जुडिशरी प्रोनाउंस कर रही है इट इज नॉट अप्लाइड टू एनी पर्टिकुलर केस बट द रेशियो वुड अप्लाई टू अ फ्यूचर केस आल्सो। तो वो पर्टिकुलर केस पे तो अप्लाई होगा
बट फ्यूचर में अगर सिमिलर केस अगर अप्लाई होंगे तो फ्यूचर केस के ऊपर भी वो रूल अप्लाई करेगा। दिस इज ऑल्सो द एसेंस ऑफ अ कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट मीन्स रूल मेड बाय द जुडिशरी, जो फ्यूचर में क्या किए जाएंगे, लॉ ट्रीट किए जाएंगे। जब अपन प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि इसकी हायरार्की वाइज होता है, लाइक हायर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट के ऊपर में बाइंडिंग है, बट सिमिलर कोर्ट के लिए कैसा है, इट इज परसेसिव इन नेचर है। मतलब अगर वो सिमिलर कोर्ट, एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के लिए परसेसिव इन नेचर है, मतलब हाई कोर्ट उसको रेफर कर सकता है, बट इट इज नॉट बाइंडिंग। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवररूलिंग मींस that the law declared by the court applies to the case arising in the future only. And doctrine of acquiescence, एक्विजेंस मीन्स अगर आप उस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हो, आपने अगर कोई फंडामेंटल राइट आपकी ब्रीच हो रही है बट यू हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, तो आपने क्या कर लिया, उसको एडमिट कर लिया। तो इन अ लॉ एक्विजेंस ऑकर्स व्हेन अ पर्सन नोइंगली स्टैंड बाय विदाउट रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज और हर राइट। तो यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन while someone else unknowingly or without any malice, मतलब without any intention to harm someone, afterthought act in a manner inconsistent with their right. So that is doctrine of acquiescence. Thank you.